हाँ, तो आपके अपठित काव्यांश या पद्यांश बोल दो, और एक आता है अपठित गद्यांश। ये काव्यांश या पद्यांश जो ये थोड़ा मुश्किल होता है, गद्यांश काफ़ी इजी होता है। ठीक है, तो अपन अभी बात कर रहे हैं अपठित काव्यांश या पद्यांश की। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझना है आपको। होता क्या है इस काव्यांश या पद्यांश में, बेसिकली ये चीज़ डाउट होता है आपके कि इसका अनुवाद नहीं आता, क्योंकि और अनुवाद अपन को अब कोई सीख के वो भी नहीं है कि अब सीख लेंगे क्या, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी कैसे हम इसको रीड करेंगे लगभग हमारा सही हो जाए। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल भी लिए अपन ने, और कैसे आंसर ढूंढना वगैरह सारी बातें अपन इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको समझना ये है कि एक चीज़ इसमें कॉमन है। एक तो अपन को शीर्षक पहचानना बहुत ज़रूरी है। शीर्षक 6 नंबर का मामला है, देखो ध्यान से पढ़ना। 6 नंबर बहुत बड़ा वेटेज होता है, और 6 ही नंबर का अपठित आ जाएगा आपका गद्यांश। 12 नंबर अपठित का मतलब है आउट ऑफ बुक, बुक में से नहीं। ठीक है ना, तो एक तो हेडिंग शीर्षक पहचानना जरूरी है, और कुछ बातें होती है कि ये वाला शब्द किसके लिए यूज हुआ है, ऐसा करके अपन को 6 में से 6 कैसे लाएं वो अपन ट्राई करेंगे। मैंने कुछ अपठित काव्यांश बोल दो चाहे पद्यांश बोल दो, कुछ मैंने सिलेक्टेड लिए हैं जो आपके बोर्ड के एग्जामों में आए हुए हैं। आए हुए का मतलब कोई सप्लीमेंट्री के एग्जाम आया है, थोड़ा डिफरेंट लिए मैंने ना, या फिर कोई मॉडल पेपर जारी किया राजस्थान बोर्ड ने। ये 4 छांटे हैं, ज़रूरी नहीं है 4 आएंगे, लेकिन ये कि ये आपको कुछ सिखा जाएंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आज ज्योग्राफी का पेपर हूबहू अपना आया है। ठीक है, ये जो विश्वास ही है आपका, अभी पेपर दिखाऊंगा आपको, थोड़ी देर में पेपर दिखाने वाला हूँ। तो मतलब यही चीज़ है कि आप ये बस एक, क्योंकि ये पढ़ा के तजुर्बा सा हो गया है, तो आपको मेहनत इन पर करनी है। जैसा मैं करा रहा हूँ आप बस पढ़ते जाओ, ऑलमोस्ट पेपर अपना उसी में से आता है। जैसे कि ये है कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि, जहाँ ऋषि मुनि रहा करते हैं, ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष इस संसार का सिरमौर है, मतलब कि भारतवर्ष जो है, भारत जो है वो सभी देशों में सबसे पुराना है। पुराना मतलब सबका सिरमौर है, सबका जन्मदाता है। ऐसा पुरातन देश, पुरातन होता है पुराना, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और भी है। भगवान की भवभूतियाँ, भगवान की यहाँ पर पूजा होती है, भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है, विधि ने नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। ठीक है ना, बस तो ये इतना सा ही एक छोटा सा पैसेज लिया अपन ने, छोटा सा काव्यांश है। अब इसके सुनो कुछ क्वेश्चन आंसर लिए हैं, पूरी बात समझना। क्वेश्चन आंसर ये है कि कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया है। वेरी इजी है, कवि ने भूलोक का, देखो भूलोक का गौरव, प्रकृति का, ये सब लीला कहाँ कहाँ करते करते पूरा एंडम कहा जाएगा कि देशों से अधिक की उत्कर्ष है। ये वह कौन, ये भारतवर्ष है। मतलब ये पूरी खूबियां, लेकिन अभी क्वेश्चन में सिर्फ भूलोक ही पूछा। इस भूमि पूरे संसार का रक्षक कौन है, तो भारतवर्ष है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना सा लिखना है कि कवि ने इस पद्यांश में, ऐसा थोड़ा मतलब हर बार लिख सकते हो ये वाली चीज़, थोड़ा आंसर का तरीका अच्छा। हालांकि ये मैंने मन से नहीं लिखे हैं, आपकी बुक से ही लिए, लेकिन आप इसको अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो कि कवि ने इस पद्यांश में हमारे भारतवर्ष को जो है, बस अब इसके बाद में आगे देखने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से लिख दो, भारतवर्ष को भूलोक का गौरव बताया है। बस इतना सा लिखना है, भारतवर्ष इसका आंसर है। आराम से मिल गया। अगला, नर सृष्टि का मतलब अपन को अनुवाद ना भी आए तो अपन आराम से इंग्लिश की तरह पैसेज ढूंढ सकते हैं। नर सृष्टि का सर्वप्रथम जो है विस्तार किसने किया, तो देखो अभी अपन ने पढ़ा था नर सृष्टि वाला, यहाँ पर ये संपूर्ण देश हो गया, और ये अभी देखा था अपने, हाँ वृद्ध संसार ये हो गया, ऐसा पुरातन ये रहा, हाँ ये रहा। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है, तो किसने किया, विधि ने। तो इस धरती पर नर सृष्टि किसने किया, ये सब ब्रैकेट वाली बातें नहीं लिखनी है आपको, अपने मन से लिखना है कि इस भूलोक मतलब धरती पर नर सृष्टि का सर्वप्रथम विधि, ये देखो विधि आंसर है, विधि या विधाता, उसने विस्तार किया है। तो बस आपको सिर्फ एक ही शब्द का आंसर देना है अपने शब्दों में, ऐसे लिखना कि नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार विधि ने किया, उसमें लिखा हुआ है। और बाकी विधाता कुछ नहीं लिखना, वो तो मैंने ऐसे आपसे बुक के लिया इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। ये सब की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना सा लिखना है बस, बाकी लेकिन लाइन पूरी लिखनी है। हाँ, एक शब्द लिख के नहीं छोड़ना है, लाइन पूरी लिखनी है अगर 6 नंबर चाहिए तो। अगला क्वेश्चन क्या है, नूतन शब्द का पद्यांश। देखो मैंने कहा था नूतन का मतलब नया होता है और पुरातन का मतलब पुराना होता है, तो ऐसे वेरी इजी है।
तो ऐसे खूब सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी कि इस पद्यांश में नूतन शब्द का विलोम पुरातन प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना, वेरी इजी। भारत की श्रेष्ठता किससे परिलक्षित होती है? तो भारत की श्रेष्ठता किससे परिलक्षित होती है? ये सारी बातें भारत के लिए कही हुई है कि यहाँ पर ऋषि भूमि है, ऋषि मुनियों की जमीन है, यहाँ भारत में है, यहाँ पर भवभूतियों का मतलब देवताओं का जो है मतलब भवभूतियों के भगवान की पूजा पाठ होते हैं। ये कुछ भी डाल सकते हो, और भी कोई बात खूबी बता रखी तो बता दो, है ना। तो ये सब आंसर अपन यहाँ दे सकते हैं आराम से कि भारत की श्रेष्ठता जो है, भारत की श्रेष्ठता ऋषि भूमि से है, भगवान की भवभूतियों के भंडार से परिलक्षित मतलब कहाँ दिखाई देती है या किस में निहित है। वेरी इजी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपन को इस पद्यांश का शीर्षक क्या लें बताओ, मतलब हेडिंग अपन इसमें क्या ले सकते हैं। भारत की बात चल रही है पूरे में, तो आप इतना सा भी लिख सकते हो, भारतवर्ष की महिमा। एक ही, मैंने 3 यहाँ प्रेजेंटेज लिख लिए, कोई जरूरत नहीं है, आप कोई एक भी लिख आ सकते हो, और चाहो तो आपको 2 लग रहे हो 2 भी लिख सकते हो, लेकिन वो आपको इस पैसेज को पढ़ने से पता चलेगा, इस पद्यांश को पढ़ने से, इस काव्यांश को पढ़ने से पता चलेगा कि इसमें बात किसकी हो रही है। तो इस पूरे आप देखो इसके अंदर भारतवर्ष मतलब अपन भारतवर्ष की अच्छाइयां बता रहे हैं या भारतवर्ष की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा कि भारतवर्ष की महिमा या फिर भारत की श्रेष्ठता इसमें दिखाई गई है, या विश्व सिरमौर है भारत, विश्व में सिरमौर है, या फिर पुरातन देश है भारत। कोई सा भी 2 लिख देना, 3 लिख देना, 1 लिख देना, फुल बटा फुल है। ठीक है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। इसका आश्चर्य समझ गए होंगे आप कि वृद्ध का मतलब है हमारा देश जो है वो सबसे पुराना है, सर्वश्रेष्ठ है, कि भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठतम है, क्योंकि वृद्ध है का मतलब है सब कुछ, सबसे पहले देश भारत बना, ऐसा मान लो, संस्कृति हमारी है, उसके बाद में बाकी देश का निर्माण हुआ। तो ये तो सिरमौर है, मतलब सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है। वेरी इजी। ये पैसेज आपके बोर्ड ने जारी किया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, चांस है, हो सकता है आ जाए, बाकी तरीका तो कम से कम सीख लिया अपन ने। अगला जो काव्यांश है नंबर 2 लगाना, इसको भी अपन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कह रहे हैं आपके कि कातरता चुप्पी या चीखें या हारे हूं की खोज जहां भी मिलेगी, उन्हें प्यार से सितार पर बजाऊंगा। जीवन ने कई बार उकसाकर मुझे अनलंगे सागरों में फेंका है, अगन भट्टियों में झोंका है, मैंने वहां भी ज्योति की मशाल प्राप्त करने के यत्न मतलब प्रयास किए हैं, बचने के नहीं, सामना करने का काम किया है। तो क्या इन टटकी बंदूकों से डर जाऊंगा, है ना। तुम मुझको दोषी ठहराओ, मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोंटा है, पर मैं गाऊंगा, चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन कल फिर जन्म लूंगा और कल फिर आऊंगा। तो मतलब कितना आसान है, आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि एक प्रार्थना सभा के दौरान किस बंदे के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स, लोग बिल्कुल मौन थे, शांत थे, उनको किस हिसाब से गांधी जी ने उठा के ऊपर लाए, उनके मौन को तोड़ा कि तुम चुप मत बैठो। ठीक है, मौन का गला घोंटा है, सुनसान का गला घोंटा है। सुनसान का मतलब जो बिल्कुल सुनसान रहते हैं, गला घोंटा का मतलब सुनसान शब्द को हटा दिया, मौन धारण हटा दिया, लोगों में ज्ञान मतलब कि उठो जागो, ये वाली चीज है। ये पूरी गांधी जी के बारे में। अब गांधी जी कहीं पर शब्द लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हेडिंग या शीर्षक में अपन गांधी जी लिखेंगे। ये थोड़ा काव्यांश का ये थोड़ा मुश्किल पोर्शन हो जाता है, कभी कभी अपन को ये अंदाजा लगाना कि किसके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो लगभग ये भी आप सही अंदाजा लगा लोगे, ये मेरी गारंटी है। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश में कवि ने किस महापुरुष के भावों का उल्लेख किया है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लिख सकते हो, महापुरुष यार एक ही बात है, सीधा अपने ओन वर्ड्स में लिखो, इस पर मत जाओ, आप इस पर मत जाना, अपने शब्दों में लिखो कि उपयुक्त पद्यांश में कवि ने महापुरुष, तो लिख देना महापुरुष महात्मा गांधी के भावों का उल्लेख किया है। अगला, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा, उस पंक्तियों में क्या मतलब है? अब जो बंदा चला गया लेकिन फिर भी कह रहा है कि मैं कल फिर आऊंगा, मतलब इसका मतलब ये है अच्छे लोग हमेशा अमर रहते हैं, वो मरते नहीं है। तो क्या आप अपने शब्दों में लिख सकते हो कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहता है कि देश सेवा के लिए समर्पित लोग, जो हमारे देश के लिए शहीद भी हो जाते हैं ना, फौजी मिलिट्री के जवान,
वो भी बार बार जन्म लेते हैं अर्थात और मरते हैं, लेकिन मरकर भी अमर रहते हैं। ऐसी उनकी गाथाएं गाई जाती है, लोगों को संदेश दे जाते हैं कि उन जैसे लोग काम करना चाहते हैं, फिर तो उन जैसा जो सेम काम करेगा इसका मतलब वो भी जीवित है, क्योंकि उनका भी प्रभाव है। तो ये चीज़ें हैं कि जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं वो कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। तो ये इसका मेन, मन से लिखो बिल्कुल। सुनसान का गला घोंटा, ऐसा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सुनसान रूपी व्यक्ति गर्दन दबाया था, मतलब ये इतनी सारी बातें कुछ नहीं लिखनी, मन से लिखना है। क्या? कि सुने मन में आशा की किरणों को जलाने की बजाय निराशा की भावना भर दी। इसका मेन कारण ये है, ठीक है ना। जो अंग्रेजों ने अंग्रेज जो थे उन्होंने ऐसा हमारे साथ में किया कि सुना मानव था बिल्कुल सुनसान, उसके मन में आशा की किरणों को जगाएं, ऐसा तो नहीं, उसकी बजाय निराशा की भावना भर दी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, सुनसान का गला घोंटा। वैसे गांधी जी के पर्पज से सुनसान, अगर वो गला घोंटते तो बात अलग थी, लेकिन ये सुनसान का गला घोंटा इसका मतलब ये अंग्रेजों के लिए वर्ड यूज किया गया है। उन्होंने इंसान को सूना समझ लिया, कहता नहीं सूना समझ रहा है क्या, अकेला समझ रहा है कि वो वाली चीज, इंसान को सुनसान समझ लिया कि इसका क्या, और उसका गला घोंटा मतलब उसको परेशान किया, दबा दिया उसको। उपयुक्त पद्यांश में, अच्छा ये कभी कभी ये जो पूछ लेते हैं ना, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। वैसे आप अंदाजे से शैली वैसे कम ही पूछते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी शैलियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें कौन सी शैली है, तो हिंदी साहित्य वाले जो इजीली कर लेते हैं। बाकी जैसे अभी अपन इसकी बात करें तो इसमें एक बंदा है जो अपने बारे में खुद लिख रहा है, तो अगर वो अपने बारे में कोई कहता है तो उसमें आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग है। मान लो खुद के बारे में खुद कह रहा है, आत्मकथात्मक शैली, ऐसा लग रहा है ना, वो सेंटेंस से पता लग जाएगा। वैसे ये कम ही पूछा जाता है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो कम ही पूछा जाता है, चिंता नहीं करनी। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक क्या बैठेगा? तो शीर्षक तो बैठेगा मसीहा। किसके मसीहा? मानवता के मसीहा, या फिर महात्मा गांधी भी लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी शांति का अग्रदूत या गांधी, देखो ओनली फॉर गांधी से भी काम चल जाएगा, या मानवता के मसीहा महात्मा गांधी, या शांति के अग्रदूत। ये मेरे हिसाब से ये गांधी यहाँ पर लिखा है भाई, सिली मिस्टेक हुई है, यहाँ से उठा के यहाँ रख लेना, ठीक है। शांति के अग्रदूत महात्मा गांधी। तो कुल मिला के महात्मा गांधी इसके शीर्षक है, जो कि इस पूरे शीर्षक में कहीं पर नाम नहीं है, लेकिन ये पद्यांश या काव्यांश कहा उनके बारे में गया वो हमें अंदाजा हो गया, ठीक है। और लंगे, लंगे शब्द का विपरीत पूछता है, ऑपोजिट पूछता है तो अनलंगे, लेकिन अनलंगे उसमें है क्या? बिल्कुल है, अभी अपने देखा भी था। ये देखो, मुझे अनलंगे सागरों में फेंका, ठीक है ना, जिसको लांगा नहीं जा सके। इतना लंबा चौड़ा सागर है कि उसको लांग नहीं सकते, मतलब पार नहीं कर सकते, इसमें फेंक दिया कि निकल के बता, वो वाली चीज है। तो अनलंगे का, लंगे तो होता है जिसको लांगा जा सके, पार किया जा सके, अनलंगे जिसको पार नहीं किया जा सके। ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। ये देखो, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। अब आपको ऑटोमेटिक अंदाजा हो गया कि हम कब रोते थे, कब मचल जाते थे, वो अलग ही आनंद था। कब? जब हम बचपन में थे। बड़े बड़े मोती से आंसू की जयमाला पहनते थे, आंसू आ जाते 1 सेकंड में, है ना, लंबे लंबे ऐसे वैसे वो बन जाते ड्रॉप्स हमारे आंसू के, जैसे लगता था जैसे आंसू जयमाला बन गई हो। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, है ना, बच्चे उठाए रोते कि कैसे रो गया, कैसे रो गया। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हो गई, लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, झाड़ पहुंच कर चूम चूम कर गीले बालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन निर्युत दमक उठे। दादा, जब हम आंखें भर जाती रोते थे, दादाजी कहते थे चंदा मामा चंद, तो अपन राजी हो जाते, ठीक है। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। ये सिंपल सा पैसेज है, मतलब कि पद्यांश है। क्वेश्चन है कि रोना और मचल जाना क्या दिलाते थे, क्या दिलाते थे, मतलब क्या याद दिलाते थे। तो बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग समझना है आपको, ये याद लिखा हुआ है कि रोना और मचल जाना क्या याद दिलाते थे। तो रोना और मचल जाना बचपन में भोगे गए आनंद की याद दिलाते थे। बचपन में भोगे, ये तो अपने मन से लिख ही सकते हो इतना तो आराम से, कि बचपन में जो आनंद मिलता है, थोड़े से रोए, हर कोई प्यार करता है, हर कोई कुछ देता है, तो बचपन में भोगा गया आनंद की जो याद दिलाते हैं। दूसरा, जयमाला किसकी बनी होती थी बताओ? आंसुओं की। बिल्कुल ईजी है ना। कि अब इसने क्या करा है कि सेंटेंस को बना के लिखा, बाकी इतनी जरूरत नहीं, आप मन से भी लिख सकते हो कि जयमाला जो है मोती रूपी आंसू लगातार निकलते थे, जयमाला के रूप में वो बन जाती थी। अपने मन से लिख लो कि जब बचपन में हम या बच्चा रोता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, अपने मन से लिखो। तो
उससे ऐसा लगता है जैसे आंसू की जयमाला बन गई लगातार कंटिन्यू। बस अपने शब्दों में लिखो, फुल बटा फुल है। ठीक है, अगला, सबके चेहरे क्यों चमक उठे भी देखा था अपन। देखो ये रहा, ये देखो कि सबके चेहरे चमक उठे, धुली हुई मुस्कान है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि जब दादाजी ने कवियत्री को मनाते हुए दिखाई तो मुस्काने लगी। तो बस अपने मन से लिख लो कि जब दादाजी ने चंदा मामा को दिखाया तो रोती हुई जो बच्ची है वो चुप हो गई। तो मतलब मुस्कान देखकर चेहरे जो हैं, चेहरों पर चमक आ गई, बच्चा हंस जाता है, हर कोई हंसता है, खुश होता है। इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? बचपन। बस बेस्ट है, बचपन या बचपन की मधुर स्मृति या बचपन की यादें। बस बाल्यकाल की यादें, बचपन की यादें, एक ही बात है, मन से लिख दो, कोई प्रेशर नहीं लेना। दादा ने कवियत्री को क्या दिखलाया? तो दादा ने चंदा दिखाया, चंदा दिखलाया था, रोते भी लिखते को। तो थोड़ा सेंटेंस बना देना, बस ये है सेंटेंस। तो इतना हिंदी तो आपको ट्रांसलेशन आता ही होगा कि इस पद्यांश में देखो साफ पता चल रहा है कि दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर दमक उठे। तो मतलब सीधी सी बात है कि जब वो रो रही थी, आंखें आंसू ने जो वो भर गए थे, तो उन्होंने चंदा मामा को दिखाया तो वो चुप हो गई। फिर नेर नीर युत, इसका क्या मतलब? जो लास्ट वर्ड अभी यूज भी किया था अपने, इसका मतलब है आंसू से भरी हुई आंखें। ठीक है ना, मतलब खुशी के आंसू है वो, क्या कि उस टाइम पर आंखें तो आंसू से भरी रो रही है पहले। तो इसका मतलब नेर नीर युत दमक उठी का मतलब जो आंखें अभी आंसू से भरी हुई है वो चमक उठे। क्यों? क्योंकि जैसे चंदा मामा को दिखाया दादाजी ने। तो ये बहुत सिंपल आते हैं, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं आते। एक और लेता हूँ, थोड़ा सा हाई लेवल का लिया है मैंने ये वाला, ये मुश्किल से मुश्किल मान सकते हो, इससे ज़्यादा मुश्किल मेरे हिसाब से तो ये अपना तीसरा हो गया ना, और ये अपना चौथा हो गया। ये हाई लेवल ही मान लो, इसको कर लोगे तो लगभग मामला बैठ जाएगा। ये अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल, कुछ लगा ना हाथ हुआ सहसा स्तर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वहां रिक्त स्थान ये जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वय, दिग जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, दिग साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी माता जानते हो ना, हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, प्रिया का उद्धार हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद व माया वर्ण प्राप्त कर जय, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव परमन, ये है उपाय। पता है ना, घर का बेदी लंका डावे, यहाँ उपाय बता दिया। कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। माता जी क्या कहती थी? राजीव नयन के नाम से कहती थी। दो नील कमल है शेष अभी, ये पुनश्चरण पूरा करता हूं देखकर माता जी पूजा करते हैं एक नयन। तो अब देख क्वेश्चन क्या है, पता तो चल गया कि जो भगवान राम है वो पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि रावण जो है सीता मैया को उठा के ले जाते हैं, वो वाली पूरी है, फिर इनकी भी तो युद्ध होता है जो पूरी कहानी है। तो राम की माता उन्हें क्या कहती थी बताओ? तो राम की माता कहती है लास्ट में कि कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। बस आराम से अपने मन से लिखो कि राम की माता राम को राजीव नयन कहती थी। तो अब थोड़ा मन से लिख दिया कि बाल्यकाल में माता कौशल्या हमेशा श्री राम के नेत्र कमल के समान होने के कारण उन्हें राजीव नयन कहती थी, क्योंकि उनके जो कमल थे, मतलब जो नेत्र थे, वो बिल्कुल कमल के समान थे। इसे राजीव नयन, नयन का मतलब ये पर्यायवाची तो है, तो इसलिए इसे राजीव नयन जो है आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर सकते हो। अपने ऑनवर्ड्स भी लिखोगे तो फुल बटा फुल है। राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? तो अब यहां पर क्या होगा कि ये देखो, ये अपन इस वो जो पढ़ेंगे तब पता चलेगा मैं कि इन्होंने लास्ट में कहा कि दो नील कमल शेष हैं अभी, पुनश्चरण पूरा करता हूं माता एक नयन। मतलब कि अब सिर्फ दो नयन कमल बचे हैं, बाकी तो इनके जो है ना वो जो माता खुद है वही चुरा लेते हैं। मतलब राम युद्ध में विजयश्री प्राप्त करने के लिए आपको पता है महाशक्ति की आराधना करते हैं कि मुझे महाशक्ति मिले, है ना। इसलिए वो महाशक्ति राम की पूजा में कमल जो है ना, वो महाशक्ति उनकी एग्जाम लेने के लिए, जो महाशक्ति माता खुद है वो परीक्षा लेने के लिए वो कमलों को चुरा लेती है। तो महाशक्ति जो पुष्प कमलों को चुरा लेती है। तीसरा कि राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति उपासना की? तो राम ने रावण को। बस तो इतना सा लिखना है, उसमें ज़्यादा जाना ही नहीं है। चौथा, दो नील कमल शेष हैं अभी। अब क्योंकि वो कमल तो बचे नहीं, अब भगवान को पूजा करनी है तो कमल चाहिए, कमल का फूल चाहिए, कमल के फूल तो बचे नहीं। तो भगवान कहते हैं कि चलो फिर दो नील कमल का दोनों आंखें भी है। तो देखो
यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर राम अपनी आंखों रूपी 2 नील कमलों की बात कर रहे हैं बस, बाकी तो अपने मन से लिख सकते हो कि 2 नील कमल शेष अभी राम ने, तो लिख देना राम ने यहाँ पर 2 आंखों की जो है, आंखों को जो है नील कमल के समान बताया, क्योंकि बाकी जो कमल थे वो तो चोरी हो गए हैं। नीलकमल शब्द में कौन सा अलंकार, ये तो खैर अपने पढ़ लिया था अलंकारों में, नीला है जो कमल है ना, नीले कमल के रूप में आंखें आते हैं, यहाँ पर कौन सा होगा, सीधी सी बात है रूपक अलंकार होगा, किसी के रूप की सुंदरता बताई जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है। नयन के 3 पर्यायवाची, ये हाई लेवल ले लिया मैंने, मतलब ये जो 4 मैंने आपके पैसे छांटे हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा, कभी कभी पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं, कभी विलोम शब्द पूछ लिए जाते हैं, कभी अलंकार पूछ लिया जाता है, तो एक आधा नंबर अगर कट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई पूरी करना, वैसे 6 भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नेत्र, लोचन, चक्षु, आपको पता है नयन के जो हैं, आंख के जो पर्यायवाची होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से छोटा सा सेशन रखा था आज, इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि जो अपठित पद्यांश है, जो ये काव्यांश है, ये ईजी बहुत होते हैं। इनमें ये 6 मार्क्स का जो मामला है, इसमें आपको मन से लिखना कि 5 नंबर तो कहीं जाने नहीं, बिना कुछ आपको भावार्थ आए, अभी मैंने देखा था ना, ऐसा मान लो कि भाई कुछ भी अर्थ नहीं आता, बिना अर्थ आए अपने कर लिए। गद्यांश में तो वैसे नहीं करते, 1 नंबर चला भी जाए तो जा सकता है, अगर मन से लिख देते हो मुझे लगता है कि उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। छोड़ के किसी को नहीं आना है, छोड़ना तो है ही नहीं, 100% करना है। इन 4 की प्रैक्टिस कर लो, कोई 2-4 की और कर लेना आपके हिसाब से, गारंटी नहीं है इनमें से आएगा, वो कोई मैं गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि अपठित है, लेकिन हाँ आपके प्रैक्टिस ये जरूर करा जाएंगे। तो ये अपठित काव्यांश है, अब आपको तुरंत अपठित गद्यांश मिल जाएगा, उसको भी एक बार प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है ना।